गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा पार्ट है आज संवैधानिक अधिकार, यानी भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि जनता का सर्वांगीण विकास हो सके और लोगों का विकास हो सके। इसके लिए भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए जिन्हें अपन मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य कह सकते हैं। आज के अपने इस पाठ के अंतर्गत हम उन्हीं के संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले मूल अधिकार क्या चीज है, यानी संवैधानिक अधिकारों का मतलब है कि व्यक्ति को अपना जीवन सम्मानपूर्वक गौरवपूर्ण जीने के लिए और अपना सर्वांगीण विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार का विकास करने के लिए भारतीय संविधान ने अपने देश के नागरिकों को दिए हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसे मौलिक अधिकार भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब मूल अधिकार जो है वो है क्या? मूल अधिकार का मतलब आपका बन जाता है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, इसलिए उन्हें संविधान में शामिल किया गया है। उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। यानी मूल अधिकार का अर्थ हो जाता है वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है और इसीलिए उन्हें मूल संविधान, भारतीय संविधान में जगह दी गई है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, मूल अधिकार कह सकते हैं। अब मूल अधिकार क्यों जरूरी है, यानी एक व्यक्ति के लिए मूल अधिकार क्यों आवश्यक है या क्यों जरूरी है, यानी आवश्यक क्यों है, मूल अधिकार आवश्यक क्यों है? इसके पीछे कारण यह है, नंबर एक तो कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जगह दी गई है। इसका पहला कारण है कि मूल अधिकार जो है वो व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। मूल अधिकार जो है वो व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। कैसे करते हैं कि मूल अधिकार जो है वो व्यक्ति के शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक हो या फिर नैतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी मूल अधिकार व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं, चाहे शारीरिक सुरक्षा हो, मानसिक सुरक्षा हो या सामाजिक सुरक्षा हो। दूसरा ये आवश्यक क्यों है? दूसरा कारण ये है कि मूल अधिकार शासन की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। यानी आपने देखा होगा कि लोकतांत्रिक सरकारें कई बार निरंकुश हो जाती है। निरंकुश का मतलब होता है ऐसी सरकार जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं हो, जिसकी सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं, उसको अपन बोलते हैं निरंकुश। यानी किसी भी शासन व्यवस्था को मनमाने ढंग से कार्य करने पर रोक लगाता है कौन? मूल अधिकार। तीसरा कारण यह है न्यायिक सुरक्षा, यानी मूल अधिकार व्यक्ति को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हो, ठीक है, उन्हें न्याय मिले
इसके लिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। नंबर 4, लोकतंत्र का आधार, यानी जो मूल अधिकार है आपके वो लोकतंत्र को आधार प्रस्तुत करते हैं या आधार प्रदान करते हैं। अगर लोकतांत्रिक देशों में से या लोकतंत्र में से मूल अधिकार को निकाल दिया जाए तो लोकतंत्र खोखला बनकर रह जाता है, लोकतंत्र नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में अगर नागरिकों को मूल अधिकार नहीं है, यानी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में आप उस देश की शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं कह सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो समानता, 5वां है समानता का कारक, यानी जो मूल अधिकार है वह व्यक्ति को समानता प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकार समानता का कारक है क्योंकि ये विशेषाधिकारों को समाप्त कर देता है और समाज में समानता की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार जो है जिन व्यक्तियों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं उनको समाप्त करता है और समाज में समानता की स्थापना करता है। इसलिए 5 बातें हैं जो ये कहती है कि मूल अधिकार व्यक्ति के लिए जरूरी है। आपका प्रश्न बढ़ जाता है यहाँ पे कि मूल अधिकार किसे कहते हैं और ये क्यों जरूरी है, या हमारे संविधान में इनको क्यों जगह दी गई है, क्यों शामिल किया गया है। तो इसके पीछे 5 तरह है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि ये व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसके अलावा शासन की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, व्यक्ति को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, लोकतंत्र का आधार है ये, और समानता का कारक भी इन्हें माना गया है। अब अपन बात करते हैं इनके परिचय की। परिचय यानी मूल अधिकार क्या है ये तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि मूल अधिकार वो है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, इसलिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया है और उन्हें यहाँ पर मूल अधिकार या मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब ये है कहाँ? अपना संविधान तो इतनी मोटी पोथी है, उस संविधान में ढूंढे कहाँ मिलता है, कहाँ लिखा हुआ है कि नागरिकों को ये मूल अधिकार प्रदान किए गए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी, मूल संविधान की बात कर रहा हूं मैं, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? 22। 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसके अलावा 5 परिशिष्ट हैं। ठीक है, अब भारतीय संविधान के भाग जो 22 है इसमें से भाग संख्या 3, यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगा करके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और इनकी टोटल संख्या है 7। परिचय में क्या लिखोगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी 7। ठीक है, लेकिन इसमें से एक था संपत्ति। संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, और अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 रह गई। कितनी रह गई है? 6 रह गई है। कई बार प्रश्न ये आता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में।
इस संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और शेष जो 6 है अभी वर्तमान में मूल अधिकार है। अब वो 6 मूल अधिकार कौन से हैं इस पाठ के अंतर्गत वही है और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, संवैधानिक अधिकार कहते हैं। तो 6 अधिकारों की बात करें अपन, थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट में बात कर लेता हूं मैं। तो अधिकार है आपके 6, कौन कौन से? नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। सबसे पहले अपन मूल अधिकारों को याद करें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए 3 तो एस है, 1 डी है और 2 फिर एस है। यानी ये आप एक ट्रिक देख सकते हो कि 3 एस, एस का मतलब क्या है, 3 सेल और 1 डी है और 2 फिर क्या है, से शुरू होने वाले हैं। जैसे पहला से 3 शुरू कौन से होंगे, पहला भी से होगा, पहला है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शोषण, दूसरा डी से होगा तो धार्मिक, और फिर 2 से होंगे संस्कृति, संस्कृति या सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और एक है वापस संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी पहला समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक अधिकार, और फिर है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और एक रह गया आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद करने का ट्रिक ये है, आपके 3 बार एस, 1 डी और 2 फिर एस, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन अनुच्छेदों की, कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और उसमें क्या चीज है। सबसे पहले है समानता का, अपने अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं भाग 3 में है 12 से 35, तो 12, 13, ये 2 छोड़ दे अपन, ये इसमें आपके सिलेबस में नहीं है। 14 से स्टार्ट हो जाते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 अनुच्छेद इसमें है समानता के अधिकार में। फिर 19, 20, 21 और 22 ये किसमें है, स्वतंत्रता में, ठीक है। फिर 21, 23 व 24 ये किसमें है, शोषण के विरुद्ध। और फिर ये इसमें कितने हो गए, 5 हो गए, इसमें कितने हो गए, 4, और इसमें कितने हो गए, 2, ठीक है। इसमें आ गए 4, यानी 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, 4 आ गए इसमें। फिर इसमें 2 आ जाते हैं, 29 अनुच्छेद व 30, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों में आता है आपका 1, वो कौन सा आता है, एक है आपके 32, कौन सा है, 32 है, अनुच्छेद 32, ये अनुच्छेद है। एक
ये अनुच्छेद है 29, 31 और ये 35 है। सॉरी कितने हैं? 35। अब आप यहां पर भी थोड़ा सा आप देख सकते हो कि एक अनुच्छेद गायब हो गया है। 32 से 29, 30, 31 कहाँ है? वो 29 है, 30 आएगा उसमें ना। ये 30 है और ये हो गया 32। अब यहां से 31 गायब हो गया ना, तो इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि ये संख्या आप लिख लो 5, 4, 2, 4, 2, 1। इसमें 2 इसमें 1। तो आपको पहला सूत्र तो ये देखना है, दूसरा ये देखना है और इसको क्रम से याद रखना है। भाई ये नाम है 3 ऐसे हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति और संवैधानिक। ठीक है, इसकी ट्रिक ये है। ये कंटिन्यू याद हो गया तो अनुच्छेद कौन से भी कौन सा आएगा, इसके लिए आपको ये 542, 421 याद रखना है। तो पहले में 5 अनुच्छेद आएंगे, दूसरे में 4 आएंगे, तीसरे में 2 आएंगे, चौथे में 4, पांचवे में 2 और छठे में 1 आएगा। ठीक है, कंटिन्यू गिनती 14 से स्टार्ट रखनी है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 इसमें अलग है, वो अलग बात करेंगे अपन। ये भी अपने कोर्स में नहीं है 31। फिर 32 आपका यहाँ आ जाता है। 32 के बाद में फिर 33 और 34 और 35 रह जाता है। ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल ये अधिकार जो है आपका वो चल रहा है। अब अपन बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 14। पहले जैसे 14, 15, 16, 17 और 18, पहले में 4 नहीं 5, इसकी बात करें। ये अनुच्छेद 14 क्या है, तो इसके लिए भी आप एक छोटा सा ट्रिक याद कर सकते हो। क्या कि कह जाऊं, अपन मारवाड़ी बोलते हैं कह जाऊं। कह जाऊं का मतलब हो गया, के का मतलब हो गया कानून, जय का मतलब हो गया जाति, धर्म, जन्म या फिर लिंग। ए का मतलब अवसर, ए का मतलब क्या है? अवसर, अवसर। और ए का मतलब फिर हो गया क्या? ए का मतलब हो गया अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत या जातिवाद। और उ का मतलब हो गया उपाधि, उपाधियां। अब देखो आप इसमें आपको पूछा जाए कि अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या, आर्टिकल 17, 18 क्या है, तो आपको बताना होगा कि आर्टिकल 14 क्या है। यानी समानता का अधिकार का मतलब ये है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र और जातीय सांप्रदायिक आधार पर सभी के साथ समानता का व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? समानता का अधिकार कहलाता है। अब इसमें 5 अधिकार हमें दे रखे हैं। पहला अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है? समान है। यानी अनुच्छेद 14 जो है वो सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का दर्जा देता है। कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिसने अपराध किया उसको दंड मिलेगा, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों नहीं हो। तो अनुच्छेद 14 नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, जन्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न करना चाहिए। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करता है तो वो कानूनी रूप से अपराध है, आर्टिकल 15 के तहत। अब आर्टिकल 16 ये कहता है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाए। यानी प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, तो प्रगति करने के लिए संविधान जो है अनुच्छेद 16 के तहत सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता यानी किसी भी व्यक्ति के साथ आप जाति के आधार पर भेदभाव करते हो, छुआछूत करते हो, ठीक है, या जाति सूचक कोई बात कहते हो तो
तो वो अनुच्छेद 17 के तहत अपराध माना जाता है। अनुच्छेद 18, पुराने जमाने में आपने देखा होगा लोगों को उपाधियां दी जाती थी, है ना, वो उपाधियां समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 18 के तहत व्यक्तियों को विशेष जो उपाधि दी गई है उनको समाप्त कर दिया गया है। तो ये 4 चीजें 5 चीजें हैं, इसको करते आपका समानता का अधिकार समाप्त हो जाता है। उसके बाद अपन बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है आपके ये, इसको अलग ले आता हूं मैं यहां से उठा के यहाँ, यानी 19, 20, 21, पहले 19 की बात करते हैं क्योंकि 19 सबसे बड़ा है। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 जो है वो अपने जितने भी मूल अधिकार है ना, उन मूल अधिकारों में सबसे बड़ा है अनुच्छेद 19। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें लगभग ये 450 शब्दों का है, इसलिए इसको असाधारण भी कहा जाता है। 19 में है क्या चीज? 19 में चीजें हैं आपके लगभग 6 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 6। यानी जैसे मान लीजिए 19 फर्स्ट क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर ड और फिर 6। 1 2 3 4 5 6 चीजें। यानी इसको कैसे बताओगे आप? 19 फर्स्ट क, 19 फर्स्ट ख, 19 फर्स्ट ग, 19 फर्स्ट घ, 19 फर्स्ट ड और 19 फर्स्ट च। ये सब में लगेगा 19 फर्स्ट क, ग, ग। इसमें आपको याद रखने कितने शब्द? 6 शब्द याद रखने। 6 शब्द क्या है? एक तो यहां हो गया जैसे विचार, दूसरा ख में क्या आएगा? ख में आपके आता है सभा, ग में क्या आएगा? सभा के अलावा ग में आएगा आपका संघ या संगठन, संगठन। और ड में क्या आएगा? ड में आपके आ जाता है क्या? घ के अंतर्गत आपका आता है क्या? घूमना। घ का मतलब घूमना ही होता है, घूमना। और अड़े का मतलब क्या आता है? अड़े का मतलब आपका हो जाता है क्या? रहना या निवास। और 6 का मतलब हो गया व्यापार। ये 6 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो आपको 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो क्या कहता है? आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की, कहीं पर भी निवास करने की और व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। अब जैसे मान लीजिए मैं बात करूं 19 फर्स्ट क। 19 फर्स्ट क क्या है? कि भारत के किसी भी नागरिक को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हो, अगर वो विचार आपके कानून सम्मत, संविधान सम्मत है तो। यानी अनुच्छेद 19 फर्स्ट क प्रत्येक नागरिक को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है। और 19 है ये भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी स्थान में, अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आप कहीं पर भी सभा कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो। यानी अस्त्र शस्त्र या हथियार रहित सभा करने का अधिकार देता है 19 है। और 19 ग ये आपको किसी भी आधार पर धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय संगठन बनाने की छूट देता है। राष्ट्र विरोधी संगठन नहीं होना चाहिए, बाकी आप भी संगठन बना सकते हो। और अनुच्छेद 19 है ये आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने या घूमने की स्वतंत्रता देता है। आप बिना किसी रोक टोक पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हो। अनुच्छेद 19 ये आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने, रहने की छूट देता है। और अनुच्छेद 19(6) ये आपको भारत के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। तो इसमें से आपका एक हो गया, ये स्वतंत्रता के अधिकार एक हो गया। अब अपन बात करें 20, 21 और 22 की। अनुच्छेद जो 20 है वो छोटा है। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधियों के लिए है। किसके लिए है? अपराधी।
अपराधियों का संरक्षण। अपराधियों का संरक्षण कैसे करता है कि भारतीय संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप तब तक अपराधी घोषित नहीं कर सकते जब तक कि उसने किसी कानून को नहीं तोड़ा हो, या फिर अपराधी को एक ही अपराध के लिए आप बार बार सजा नहीं दे सकते, और किसी भी व्यक्ति को निर्धारित सजा से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। यह है आपका अनुच्छेद 20। उसके बाद बात करें अपन अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 है आपका, यानी यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, जिसमें किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन में इसे ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया था, यानी आप किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते हो। और अनुच्छेद 22, ये वाला अनुच्छेद 22 आपको किस तरह की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 22 आपको यह स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये है आपके बंदी के लिए। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया पुलिस के द्वारा, या पुलिस के द्वारा बंदी बना लिया गया ना, तो आपको बंदी व्यक्ति को कुछ अधिकार, कैदी को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें पहला तो ये है कि व्यक्ति को बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है कि भाई मुझे क्यों बंदी बनाया गया। दूसरा, व्यक्ति को कानूनी सहायता लेने का भी अधिकार है। और तीसरा, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज आपने देखा समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपके सामने, इससे शॉर्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। कॉपी के अंदर आप ये उतार ले, नोट्स बना ले इसका। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद, थैंक यू।